क्या ये बात मुसलमानों के लिए ज़रूरी नहीं थी कि हम उनके लिए हक़ के लिए भी आवाज़ उठाते? 12 मिनट में एक दलित बहन बेटी पे अगर अत्याचार होता है, क्या हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में 10 लाख बच्चे भूख से मर जाते सालाने, ये मुसलमानों का इशू नहीं है। बदलापुर में 4-4 साल के 2 बच्चियों के ऊपर जब जुल्म हुआ तो मुसलमान इस पर आवाज़ नहीं उठाएगा। आप इसको मुसलमानों का इशू नहीं समझते। अब मुझे एक बात आपसे पूछना है, अगर आप दूसरे समाज के इश्यूज़ पे बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ अपने समाज के इश्यूज़ पे बात करेंगे, अपने समाज पे जो जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा उसकी बात करेंगे, तो वो लोग आपको सेकुलर समझेंगे। तुम रहमतुल आलमीन वाली बात करते, तुम रहमतुल आलमीन पे ईमान लाए, तुमने सारे इंसानों के लिए बात करना है, तुम इंसाफ को नाफिज करने के लिए आए वाले हैं। तुमको चुन के लेने आने के लिए वोट मांगने की जरूरत नहीं है। तुम अपना रोल प्ले करो, जहां जुल्म हो रहा है वहां पर जुल्म को रोकने के लिए कोशिश करो। लोग आपके साथ आएंगे, वोट देंगे, आपका साथ भी देंगे इंशाल्लाह। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मराठवाड़े की बात कर रहा हूँ। जरांगे देखो, एक बात बोलूँ क्या, मैंने उसका जवाब दिया यूट्यूब के ऊपर। नीतीश राणे जी जो है वो बेचारे बेइल्मी में ये बात करते हैं। नीतीश राणे जी जो है उसके ऊपर मैंने जवाब दिया था कि उन्होंने कहा कि मैं हिंदू का गब्बर हूँ और हिंदू धर्म का मैं एक अभ्यासक हूँ, एक तालिब इल्म हूँ। हिंदू धर्म में गब्बर ऐसी कोई भी संकल्पना नहीं है, ये शोले पिक्चर से ली हुई एक संकल्पना है। शोले में का जो गब्बर है वो एक डाकू है और हिंदू धर्म के अंदर गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है श्लोक 28 के अंदर, जो लोग झूठी गवाही देते हैं, जो लोग अपना फर्ज पूरा नहीं करते, जो लोग गलत तरीके से माल कमाते हैं धोखा देके और चोरी कर कर घर चलाते हैं, वो जहन्नम में जाने वाले हैं। तो जो गब्बर की नीतीश राणे जी बात कर रहे हैं वो जहन्नम में जाने वाला है। ये बेइल्मी की वजह से बात की है, हमने बात को समझना चाहिए। आज मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर, इनके क़यादत में एक मीटिंग रखी गई थी जो महाराष्ट्र के आने वाले असेंबली इंतखाबात में महाराष्ट्र के मुसलमानों का क्या राह-ए-अमल होना चाहिए। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर जमहूरियत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और मुल्क के हक़ में, देश हित में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था महाविकास आघाड़ी को चुन के लाने में, इंडिया गठबंधन को चुन के लाने में। लेकिन चुन के आने के बाद मुसलमानों की जो समस्या थी, मुसलमानों के जो मुतालबे हैं, जब मुसलमान किसी पार्टी को वोट देता है तो मुसलमान का ये हक़ है कि जब मुसलमानों पे जुल्म होता है तो वो उनके साथ खड़े हो। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी का मामला हो या फिर महाराष्ट्र के हुकूमत की तरफ से कुछ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स नीतीश राणे के जैसे ऐलानिया सभा लेकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई सुमोटो दाखिल नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे हालात में मुसलमानों का आने वाले असेंबली इंतखाबात में क्या रोल होना चाहिए। मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर ना रहे, बल्कि जिस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मुसलमानों के वोट लिए जाते हैं, उसी संविधान के अंदर मुसलमानों के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के हक़ की भी बात कही गई है। तब कि कोई भी सियासी पार्टी हक़ देने के लिए तैयार नहीं है। तो आज ये बात हुई, अलग अलग मकामात से महाराष्ट्र से ज़िम्मेदार आए थे और इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी राह-ए-अमल तय करेगी कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र का मुसलमान न सिर्फ वोट बैंक बनकर रहेगा, बल्कि अपने समाजी, तालीमी और सियासी हुकूक हासिल करने के लिए कौन से रास्ते हो सकते हैं, अलग अलग समाजों के लीडरों के साथ बातचीत करेगा। महाविकास आघाड़ी के जो लोग हैं उनसे बातचीत होगी। अगर वो मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी को देने के लिए तैयार होते हैं तो इंशाअल्लाह उनके साथ आगे बात बढ़ेगी। या दूसरी जो समाज है, जैसा मराठा समाज है, बहुजन समाज है, उनके लीडरान से बातचीत होगी और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ अलायंस कर कर मुसलमानों का सियासी हक़ कैसा हासिल किया जा सकता है, यानी मुसलमानों के पॉलिटिकल जस्टिस के लिए इंशाअल्लाह कोशिश होगी। और महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के जो नतीजे आएंगे इंशाअल्लाह, वो आने वाले वक्त में मुल्क के नतीजे बदलेंगे। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 1947 के बाद में जो पहला इलेक्शन हुआ, उसके बाद में आज जो इलेक्शन हुआ 2024 में लोकसभा इलेक्शन,
तो मुसलमानों को कौन सा प्लेटफॉर्म मिला पिछले सालों में एक जगह होने का या अपने बच्चों को एजुकेशन देने का? आपको क्या लगता है जो एजुकेशन से मुसलमान दूर है, ये सरकार का एक अंदरूनी एक पॉलिटिकल है या मुसलमान ही नहीं चाहते अपने बच्चों को एजुकेशन देना? असल में मुसलमान जो तालीमी पिछड़ा है उसके पीछे उसकी खुद एक लापरवाही है और तालीमी बेदारी नहीं होने की वजह एक हो सकती है। उसमें हमने कभी भी इलेक्शन के अंदर तालीम को मुद्दा बनाकर वोट नहीं किया। यानी जो कौम बेदार होती है, अगर आप ये बुनियाद पे वोट डालेंगे कि जो हमें तालीम देगा, हमें इंस्टीट्यूशन देगा, तालीमी इदारे देगा, हम उसको वोट डालेंगे तब तुम्हें इदारे मिलेंगे। लेकिन सर एक बात यहाँ पे ये भी है कि हर बार मुसलमान को धोखा मिला है। किसी भी पार्टी के साथ में मुसलमान गया है, इससे उसको धोखा ही मिला है। जितने भी वादे मुसलमानों के लिए किए गए वो पूरे नहीं हुए आज तक। असल में जहाँ तक मेरा तजुर्बा ये है, मेरे इल्म में जो बातें हैं, हमने कभी मुतालबों से वोटिंग ही नहीं की। हम अनकंडीशनल वोट करते आए हैं और अभी भी कोई सियासी पार्टी आपको वोट मांगने नहीं आती है। वो ये तय कर दिया है उसने कि भाई आप बीजेपी को वोट नहीं डाल सकते तो किसको वोट डालेंगे? आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। आपको होना ये चाहिए कि आप सियासी पार्टी से बात कर कर, अगर वो आपका हक देने के लिए तैयार नहीं है तो समाजी जो लीडर है, अलग अलग जो समाज है, उन समाज के लीडर से बात कर कर मुस्लिम समाज, मराठा समाज, बहुजन समाज, इनके साथ अलायंस बनाकर अगर आप अपनी एक ताकत बनाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो मांगे मराठा समाज की है, जो मांगे मुस्लिम समाज की है, जो मांगे बहुजन समाज की है, उनकी मांगों को हम तइद करेंगे, हमारी मांगों को वो तइद करेंगे इंशाअल्लाह। सवाल था कि देश आज़ाद होने के बाद अगर हम मुस्लिम खासदार अगर देखते हैं तो तकरीबन 100 से ज़्यादा उनकी उस टाइम पर आबादी थी, संख्या थी लोकसभा के अंदर। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखे जाए तो समझो 70 साल के आसपास बहुत ज़्यादा कम हो गई। मैं तो बोलता हूँ अभी 20 या 22 भी नहीं बची है। तो ये एक साजिश है मुसलमान खासदार कम करने की, जैसे मुस्लिम वोट बैंक जो है तो बिखरा दिया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एरिए हैं जहाँ से मुसलमान खासदार चुन के आ सकता है, लेकिन ये टिकट भी नहीं देते हैं और अगर अपक्ष खड़े होता है तो जनता का उसके ऊपर विश्वास नहीं बैठता है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? दो बातें हैं। जो लोग सियासी शोबे में काम करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो चुनते हैं उसमें पहले से काम करें, ना कि इलेक्शन आने के पहले पार्टी को टिकट मांग कर चुनकर पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश करें। क्योंकि आप जिस समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उसका आपको पहले से इल्म होना चाहिए, उसकी स्टडी होना चाहिए। पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, वहाँ तहरीर करने का वो मंच नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे उसे इस तरह से बांटा गया है, या तो उसे रिजर्वेशन में डाल दिया गया है या फिर उसे तोड़कर इस तरह से बनाया गया है कि मुस्लिम सिर्फ मुसलमानों के वोट पर वहाँ कोई चुनकर ना जा सके। दूसरी बात, इससे पहले जो नुमाइंदे होते थे वो पार्टी के नुमाइंदे होते थे, कौम के नुमाइंदे नहीं हो सकते। मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ, पार्टी का नुमाइंदा और समाज का नुमाइंदा, इसमें फ़र्क है। संविधान रियल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है सोसाइटी के। हर समुदाय को अपना नुमाइंदा विधानसभा में और पार्लियामेंट में भेजना चाहिए अपने समस्या के समाधान के लिए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई भी समाज अपना नुमाइंदा हाउस में नहीं भेजता है, बल्कि पार्टी उस समाज का नुमाइंदा खुद तय करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में मुसलमानों के खिलाफ जो वारदात हो रही है, जो बयानात दिए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार साहब एक मुसलमान हैं। आपने उनसे जाके कभी क्यों नहीं पूछा कि आप एक मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं, और आप इस पर क्यों बात नहीं करते? आप रितेश राणे जी पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप अपने समाज के लीडर की मजबूरी को समझते हैं, क्योंकि ये आपकी नुमाइंदगी वहाँ पर नहीं करते, बल्कि एकनाथ शिंदे जी के पार्टी की नुमाइंदगी वो मिनिस्ट्री में करते हैं। होना ये चाहिए कि मुसलमानों ने अपने कौम से, समाज से काबिल इंसान को चुनकर हाउस में भेजना चाहिए, जो उनके मसाइल के लिए बात करे, उनके इज्जत के लिए बात करे और उनको अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़े, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। देखो, सियासत में इल्म का होना बहुत ज़रूरी है अगर किसी समस्या का समाधान करना है। सिर्फ जात और धर्म सा होना काफ़ी नहीं है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र को सब में ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर सीएम किसी ने दिया है तो मुसलमानों ने दिया है,
बैरिस्टर AR अब्दुल रहमान अंतुले के ज़रिए से। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले की कौम है जो काबिल लोगों को हाउस में भेजती नहीं है। आप जो लोग आपके सामने हैं वो 10वीं या 12वीं पास लोग हैं। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि जो 10वीं और 12वीं पास लोग हैं वो मुसलमानों के बेहतरी के लिए कोई प्रोग्राम बनाएंगे? क्या आपके पास पूरे महाराष्ट्र में कोई काबिल लोग नहीं है? लेकिन पिछले टाइम पे औरंगाबाद की जनता ने एक बहुत पढ़े लिखे शख्स को चुनकर दिया था, इम्तियाज़ जलील का आपने नाम सुना होगा। वो आमदार भी बने थे, खासदार भी बने थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि इम्तियाज़ जलील सेकंड पे रहे और बीजेपी जो है तो फर्स्ट पर आ गई। तो क्या लगता है आपको, मुसलमान हर जात वाले को वोट दे सकता है, हर धर्म वाले को वोट दे सकता है, लेकिन मुसलमान अगर अच्छा भी है, कैंडिडेट पढ़ा लिखा भी है, तो उसको वो लोग वोट नहीं देते हैं? ये कैसे? असल में हम जिस समाज के वोट हासिल करना चाहते हैं, ज़रूरत इस बात की है कि उस समाज में हम अपने विजन को लेकर जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि इम्तियाज़ जलील साहब एक अच्छा रोल प्ले कर रहे थे, दूसरे समाज के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्होंने दूसरे समाज के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन किया, उनके विजन को कैसा लेकर गए, उस पर सोचने की बात है। लेकिन एक सवाल मैं रोक रहा आपको, अगर अभी जो तत्काल के जो खासदार है संदीपान भुमरे और माजी खासदार इम्तियाज़ जलील, अगर दोनों को कंपैरिजन किया गया तो कहीं पर भी जो तो संदीपान भुमरे इम्तियाज़ जलील के कंपैरिजन में नहीं बैठते। पढ़ाई से लेके, एजुकेशन से लेके, मालूमात से लेके, सदन में आवाज़ उठाने से लेके, फिर भी जनता उनको चुनकर देती है और इम्तियाज़ जलील को हार स्वीकार करना। देखो, वोटिंग ये काबिलियत की बुनियाद पे नहीं होती है महाराष्ट्र में और इंडिया में। मुझे ये आपसे जवाब चाहिए था। तो वोटिंग का जो नज़रिया होता है, जो मीडिया नैरेशन जो तय करता है, वो नैरेशन के बुनियाद पे ऐसा बताया जाता है कि ये पार्टी जो है सिर्फ मुसलमानों की है, अगर ये चुन के आती है तो इनसे एक बड़ी कम्युनिटी को खतरा है। आपकी ज़रूरत ये थी, आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आदिवासी हो, दलित हो या फिर किसान हो, उसको यकीन दिलाया जाए कि आपके हुकूक के लिए हम लड़ने वाले हैं। तो जिस दिन इंशाल्लाह वो यकीन हो जाएगा तो हमारे लोग चुन के जाएंगे। आखिरी सवाल, अब हिंदुस्तान में आप मुझे ये बता दीजिए कि इलेक्शन जातिवाद पे हो रहे हैं या एजुकेशन पे हो रहे हैं या हिंदुस्तान की तरक्की के ऊपर हो रहे हैं? क्या एजेंडा लेके सरकारें या जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो उतरती है मैदान में? आपका नजरिया बताइए। अपोजिशन पार्टियों का सिर्फ एक मकसद होता है, हुकूमत बनाना। आप विनिंग एबिलिटी वो देखती है कि लोगों के वोट हम कैसे हासिल कर सकते हैं। आसान तरीक़ा ये है कि लोगों को ज़ात और धर्म के नाम पर जमा किया जाए, उनके वोट हासिल किया जाए। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों तरफ से यही काम होता है। आप जिसे कम्युनल कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी देकर वो वोट हासिल करते हैं, और सेकुलर लोग मुसलमानों की तायद न कर कर एक बड़े समुदाय को ये बताना चाहते हैं कि हम इनके साथ नहीं हैं। तो ये बात क्या है? इंसाफ की अगर बात की जाए तो मुसलमानों को जो वतनी भाई है, दूसरे समुदाय है, उनसे बातचीत बढ़ाना चाहिए। ये बात निकली तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, पहले आपने देखा होगा कि जब वर्ल्ड में कहीं पर भी कुछ भी बम ब्लास्ट होता था पूरी दुनिया में, तो मुसलमान का नाम शो करते थे, मुसलमान का नाम आता था, बाद में पता चलता था कि इसके अंदर मुसलमान का हाथ नहीं था। अब जब भी इलेक्शन आता है तो मुसलमानों को टारगेट बना के उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुछ अपशब्द बोल देना, या मुसलमान लड़कियों के साथ में बिहेव अलग करना, या मतलब मुसलमानों को एक अलग तरीके से एक टारगेट बना करके जो है तो इलेक्शन के खास 1-2 महीना पहले आप यहाँ पे देखिए, बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, किसी भी स्टेट में देखिए, आप इलेक्शन के पहले मुसलमान को टारगेट बनाया ही जाता है। देखो, तो ये क्या वजह है? सियासी एक प्रोग्राम के तहत होता है ये कि मुसलमानों के अंदर बेचैनी पैदा की जाए, जिससे मुसलमान इकट्ठा हो जाए अपने समाज को बचाने के लिए, और रिएक्शन में हिंदू उसके खिलाफ हो जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों पे जितने वारदात हुए, जितने हमले हुए, जितने फसादात हुए, इसमें नुकसान मुसलमानों का जो हुआ उसके आप आंकड़े निकालेंगे तो मॉब लिंचिंग में मुझे ऐसा लगता है कुछ 44 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है लिए। लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता है, महाराष्ट्र में पिछले 3 साल में 16 ज़िले जो कुपोषित निकले वाले हैं, उसमें 16,000 बच्चे कुपोषित निकले वाले हैं और 6,000 बच्चे मर गए भूख से। क्या ये बात मुसलमानों के लिए ज़रूरी नहीं थी कि हम उनके लिए हक़ के लिए भी आवाज़ उठाते? 12 मिनट में एक दलित बहन बेटी पे अगर अत्याचार होता है, क्या हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में 10 लाख बच्चे भूख से मर जाते सालाने, ये मुसलमानों का इशू नहीं है। बदलापुर में 4-4 साल के 2 बच्चियों के ऊपर जब जुल्म हुआ तो मुसलमान इस पर आवाज़ नहीं उठाएगा। आप इसको मुसलमानों का इशू नहीं समझते।
अब मुझे एक बात आपसे पूछना है, अगर आप दूसरे समाज के इश्यूज़ पे बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ अपने समाज के इश्यूज़ पे बात करेंगे, अपने समाज पे जो जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा उसकी बात करेंगे, तो वो लोग आपको सेकुलर समझेंगे। तुम रहमतुल आलमीन वाली बात करते, तुम रहमतुल आलमीन पे ईमान लाए, तुमने सारे इंसानों के लिए बात करना है, तुम इंसाफ को नाफिज करने के लिए आए वाले हैं, तुमको चुन के लेने आने के लिए वोट मांगने की जरूरत नहीं है। तुम अपना रोल प्ले करो, जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ पर जुल्म को रोकने के लिए कोशिश करो, लोग आपके साथ आएंगे, वोट देंगे, आपका साथ भी देंगे इंशाल्लाह। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मराठवाड़े की बात कर रहा हूँ। जरांगे पाटिल साहब जो आंदोलन के लिए बैठे वाले हैं, अपने समाज को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे वाले हैं। जब कुनबी की नोंद मुसलमानों की मिली तो वो बंदे ने साफ कहा कि जिस मुसलमानों की नोंद मिली वाली उसे भी कुनबी प्रमाण पत्र देना चाहिए। क्या इंसाफ की बात नहीं है? आपने जिसे वोट डाला उसने ये बात कही क्या? नहीं कही। आपसे उन्होंने वोट नहीं लिया, लेकिन मुसलमानों को कुनबी ओबीसी में आरक्षण दिलाने के लिए वो लड़ रहे हैं और वो ये कहते हैं कि गरीब मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं आपसे मुतालबा करना चाहता हूँ, वो जातिवादी है जो ये कह रहा है कि कुनबी अगर दूसरे समाज का भी मिलता है तो प्रोफेशनली वो कुनबी है, किसान है, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दोस्ती का हाथ अगर कोई बढ़ाता है तो आपने भी ईमानदारी से दोस्ती करना चाहिए। और समाजी इत्तेहाद पहले होता है, बाद में सियासी इत्तेहाद होता है। पहले सियासी इनकलाब नहीं आता, पहले समाजी इनकलाब आता है, फिर सियासी इनकलाब आता है। ऐसे भी नेता पैदा हो चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर जो बोल रहे हैं कि हम मस्जिद में घुस के मारेंगे। देखो एक बात बोलूँ क्या, मैंने उसका जवाब दिया यूट्यूब के ऊपर। नितेश राणे जी जो है वो बेचारे बेइल्मी में ये बात करते हैं। नितेश राणे जी जो है उसके ऊपर मैंने जवाब दिया था कि उन्होंने कहा कि मैं हिंदू का गब्बर हूँ और हिंदू धर्म का मैं एक अभ्यासक हूँ, एक तालिब इल्म हूँ। हिंदू धर्म में गब्बर ऐसी कोई भी संकल्पना नहीं है, ये शोले पिक्चर से ली हुई एक संकल्पना है। शोले में का जो गब्बर है वो एक डाकू है और हिंदू धर्म के अंदर गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है श्लोक 28 के अंदर, जो लोग झूठी गवाही देते हैं, जो लोग अपना फ़र्ज पूरा नहीं करते, जो लोग गलत तरीके से माल कमाते हैं धोखा दे के और चोरी कर कर घर चलाते हैं, वो जहन्नम में जाने वाले हैं। तो जो गब्बर की नितेश राणे जी बात कर रहे हैं वो जहन्नम में जाने वाला है। ये बेइल्मी की वजह से बात की है, हमने ये बात को समझना चाहिए। ओके, महाराष्ट्र में बहुत जल्द चलते महाराष्ट्र की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है, खास करके मुसलमानों के लिए? बहुत होगा, 2 दिन में विधानसभा इलेक्शन होने वाले। देखो, महाराष्ट्र के मुसलमानों से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप वोट बैंक बनकर मत रहिए। अपने संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने के लिए अपने वोटों का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने वोटों को जमा कीजिए और दूसरे जो मजलूम तबक़ात समाज है उनके साथ मिलकर एक संवैधानिक और सारे समाज के साथ इंसाफ करने वाली सरकार बनाइए। डर की वजह से किसी को भी वोट डालना ये किसी भी पैमाने में सही नहीं है। आज की जो नशिस्त हुई थी वो इसी बात पर हुई वाली है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मुसलमान दूसरे समाज के लीडर्स और जो सेकुलर पार्टीज़ है उससे बात करेगा और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मांग करेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे समस्या का समाधान करने के लिए हमें अपने नुमाइंदगी की ज़रूरत है। हम आपसे मुतालबा क्यों करें कि आप हमारे समस्या का समाधान करो? हमें तालीम का मसला है, हम आपके दरवाजे पे। हमें अगर रोज़ी का मसला है, हम आपके दरवाजे पर। अगर हेल्थ इश्यूज़ है तो हम आपके दरवाजे पर। हम आपसे बार बार विनती क्यों करें? जैसा दूसरे समाज के लिए उनके अधिकार मिले जाते, उनके लीडर्स दिए जाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई बंजारी समाज का अगर कोई बंदा है, उसकी ज़रूरत है तो सीधा सीधा मुंडे परिवार के पास जाता है और अपना काम कर लेता है। कोई माड़ी समाज का अगर बंदा है तो उसे अगर अपनी कोई ज़रूरत है तो छगन भुजबल साहब के पास जाकर अपना काम कर लेता है। तो मुसलमानों के लिए ये पैमाना क्यों कि वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरे के पास जाए? क्या संविधान में उस समुदाय को अपना प्रतिनिधित्व देने का अधिकार नहीं है? तो हम ये चाह रहे हैं कि रियल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए मुसलमानों को। आप अपना नुमाइंदा चुनकर भेजिए संविधान के ज़रिए से, संविधान हाउस के अंदर इंशाल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम शेख सुभान अली है और मैं दंगा मुक्त महाराष्ट्र अभियान का सदर हूँ। महाराष्ट्र में दंगे फसादात ना हो इसके लिए मेरी कोशिश है। मराठा और मुसलमानों में इत्तेहाद हो इसलिए मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। अलग अलग महापुरुष और संतों के विचार और तालीमात के ज़रिए से महाराष्ट्र में सारे जात और धर्म के लोगों में भाईचारा पैदा हो और एक अमन वाला माशरा पैदा हो, इसके लिए मेरी कोशिश है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मुसलमान और मराठा समाज ये अच्छी तरह से समझो, जैसा समाजी तौर पे इत्तेहाद हो चुका है, सियासी तौर पे भी इत्तेहाद होगा और एक अच्छा सरकार आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बनेगी। शुक्रिया।